अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुफियान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इससे पहले हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी की एक सीरीज को कंप्लीट किया है जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू आवर स्कीम जो हमारे पास 6 चैप्टर्स थे जिनके हमने लॉन्ग क्वेश्चंस करने थे उनको हमने कंप्लीट किया है। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के जो 6 चैप्टर हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्कीम वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उसमें फिर हमारे पास रोज होती हैं एंड देन कॉलम्स होते हैं। आगे जाके हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। सेकेंड थिंग इज पीरियोडिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी इज द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी कि आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं और डाउन द ग्रुप जाएं तो आप लोगों के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो क्या होंगी, आप लोगों के पास रिपीट होंगी। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, तो उसके जो ट्रेंड्स हैं वो आप लोगों के पास रिपीट होते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। और ये हमारे पास डिपेंड करता है ऑन द वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल में कितने आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये उस चीज पे हमारे पास डिपेंड करता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है हमारे पास? डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स लेड टू द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब आप लोगों के पास इन अर्ली टाइम्स जब आप लोगों के पास डिफरेंट एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो अब इस चीज की नीड थी कि कोई ऐसा मेथड लाया जाए जिससे उन एलिमेंट्स को क्या किया जाए? क्लासिफाई किया जाए। अब उसमें फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मेथड्स को प्रपोज किया कि अगर हम इस मेथड को फॉलो कर लें तो हम इनका एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? वो क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उनका नेम था डुबर्नियर। अब अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, grouped elements in set of three called triads. In each triad, the atomic mass of the middle element was approximately the average of the other two. मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल देखें जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पे ये देखें, आप लोगों के पास एक ट्राइएड है। इसमें एलिमेंट 1 लिथियम, एलिमेंट 2 सोडियम एंड एलिमेंट 3 इज पोटाशियम। अब आप लिथियम और पोटाशियम के जो एटॉमिक मास है इसको आप लोग एड अप करें। ठीक है, 39 + 7 करें और इसको 2 पे डिवाइड करें। आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 23 आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? डुबाइनियर्स ट्राइएड्स। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन थी। ये सारे एलिमेंट्स में हमारे पास ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल नहीं था। उसके बाद जो नेक्स्ट था आप लोगों के पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अकॉर्डिंग टू दिस, when elements were arranged by increasing atomic mass, every 8 element show similar properties like 8 note of music. अब इसमें भी आप लोग इसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर आप लोग एलिमेंट्स को अरेंज करें अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो आप लोगों के पास जो 8 एलिमेंट होगा वो अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या होगी? मैच करेंगी। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करें बाय ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जो 8 एलिमेंट होगा, जो 8वां एलिमेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी फर्स्ट वन से। ठीक है, तो इसने इस तरह आप लोगों के पास क्या किया? उसको अरेंज किया एलिमेंट्स को बस। बट आप लोगों के पास यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस थी। ओनली वर्क वेल फॉर द फर्स्ट 70 to 20 एलिमेंट्स, फेल आफ्टर कैल्शियम। आप लोगों के पास जो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। तो जब आप लोगों के पास जो एटॉमिक मास है वो 40 या 40 से इंक्रीज हुआ तो वहां पे आप लोगों के पास ये जो लॉ ये क्या हो गया? वो आप लोगों के पास एप्लीकेबल नहीं था। तो इस वजह से ये भी लॉ आप लोगों के पास क्या हो गया? वो फेल हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों के पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू दिस, एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने आप लोगों के पास एक टेबल बनाया, एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है आप लोगों के पास? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और जितने किसी एटम के पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके पास क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इसने क्या किया, एक प्रोडक्ट टेबल बनाया जिसमें इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब उस प्रोडक्ट टेबल के कुछ की फीचर्स थे वो देखते हैं हम। उसमें जो फर्स्ट है आप लोगों के पास अरेंजमेंट बाय एटॉमिक मास। ये तो हमने देख लिया कि इसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। उसमें कुछ रोज थी हमारे पास, उन रोज को उसने क्या बोला, पीरियड्स, ठीक है। और कुछ आप लोगों के पास क्या थे, कॉलम्स। उन कॉलम्स को उसने क्या नेम दिया, ग्रुप्स का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप्स। Grouping by properties. Mendeleev noticed repeating patterns in properties and grouped element accordingly. If an element's mass did not fit the pattern, he arranged them to match properties. Third आप लोगों के पास क्या, gaps for the future. Mendeleev's body left blank spaces for element yet to be discovered. इसने आप जब वो periodic table को डिजाइन किया तो कुछ उसने गैप्स को लेफ्ट कर दिया, कुछ जगह छोड़ दी, और उसने प्रेडिक्ट किया कि इन फ्यूचर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और वो एलिमेंट्स इस जगह पे आएंगे। और इंटरेस्टिंगली जब आप लोगों के पास इन फ्यूचर आप लोगों के पास वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनका जो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर्स की वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट वो उनकी प्लेस वो ही बन रही थी। नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल में। उसमें जो फर्स्ट लिमिटेशन है आप लोगों के पास कि इसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। उसमें जो एक प्रॉब्लम आप लोगों के पास थी कि इसने आर्गन को पहले पुट किया बिफोर पोटाशियम, ठीक है। अब आप लोग अगर देखें आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो 40 है और जो पोटाशियम है उसका 39 है। तो अगर हम ये बात करें कि एलिमेंट्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो फिर आर्गन को बाद में आना चाहिए और पोटाशियम को क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए। उसके बाद इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताई आइसोटोप की, ठीक है। जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन थी वो भी डाउटफुल थी। उसके बाद नोबल गैसेस तब तक अननोन थी, तो उसको भी आप लोगों के पास इसके प्रोडक्ट टेबल में क्या किया गया, वो इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रॉबैक्स थे मेनली प्रोडक्ट टेबल के, इसको इम्प्रूव किस तरह किया गया। पहला तो ड्रॉबैक था, जो मेन ड्रॉबैक आप लोगों के पास एनॉमलीज इन एटॉमिक मास ऑर्डर, ठीक है। जो आप लोगों के पास अभी हमने बात की कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो आप लोगों के पास फिर आर्गन को बाद में आना चाहिए और पोटेशियम को क्या आना चाहिए, पहले, ठीक है। उसके बाद फिर आइसोटोप्स का कुछ नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताएगी, ठीक है। फिर नो प्लेस फॉर नोबल गैसेस के कोई प्लेस नहीं बताएगी। और थर्ड आप लोगों के पास नो एक्सप्लेनेशन ऑफ पेरियोडिसिटी थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। अब वन बाय वन हम इसकी इंप्रूवमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट आप लोगों के पास जो ड्रॉबैक था उसको ठीक किया गया किस तरह कि मेंडलीव के अकॉर्डिंग ये था कि हम जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या किया गया, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया बाय इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है उसकी बेस पे आप लोगों के पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें उसको एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। Improvement in 1930, Henry Moseley discovered the concept of atomic number. Atomic number क्या होता है आप लोगों के पास? It is the number of proton in an atom. When elements were arranged by atomic number, all the anomalies disappeared. This gives rise to a modern periodic law. अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आप लोगों के पास क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव ने क्या बोला था कि पीरियोडिक जो फंक्शन है आप लोगों के पास ऑफ देयर एटॉमिक मास, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो क्या कह रहा है कि आप लोगों के पास एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर उसका क्या होगा, वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है आइसोटोप्स एक्सप्लेन। अब ये भी एक प्रॉब्लम थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, इसको किस तरह इंप्रूव किया गया। अभी हमने देखा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब अगर आप लोगों को आइसोटोप की डेफिनेशन का पता हो तो आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है आप लोगों के पास, एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। जिस तरह हम हाइड्रोजन के बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ठीक है। इस तरह कार्बन के आप लोगों के पास डिफरेंट आइसोटोप्स, ऑक्सीजन के हैं। तो उसमें उन एलिमेंट्स के एटम के एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जब आप लोगों के पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज इसी तरह किया गया कि उनके बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो जब आप लोगों के पास कोई भी आइसोटोप होगा तो उसकी पोजीशन सेम ही होगी, क्योंकि सब जो आइसोटोप्स में जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, वो सेम होगा। डिफरेंट क्या होता है, उनका मास नंबर। तो सो ये प्रॉब्लम भी आप लोगों के पास क्या होगी, वो सॉल्व हो गई।
In the modern table, since arrangement is based on atomic number, all isotopes of an element fit into the same position. नेक्स्ट आप लोगों के पास है नोबल गैस इंक्लूडेड। अब आप लोगों के पास जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है उसमें एक सेपरेट कॉलम बनाया गया, ठीक है। आफ्टर डिस्कवरी दे वर प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप, और उस ग्रुप का नेम क्या रखा गया 18। दे फिट परफेक्टली कंप्लीटली द पेरियोडिक टेबल सिमेट्री। लास्ट आप लोगों के पास है स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल रिफाइंड। Mendeley's table had no understanding of electronic configuration or subshell. The modern periodic table includes SPDF, SPD, and F blocks, clearly explanation of a periodicity based on a वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वही बात जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बोली थी कि periodicity क्या होती है, जो रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट्स थी जो आप लोगों के पास मेंडलीव periodic टेबल में की गई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आप लोगों ने ये जो इसकी इंप्रूवमेंट्स हैं इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने याद करना है। नेक्स्ट अब हमारे पास मॉडर्न पेरियोडिक टेबल क्या है, ऑलमोस्ट हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल क्या है, आप लोगों के पास जो है हेनरी मोज़ले ने इन 1913 में आप लोगों के पास प्रपोज किया था, और उसमें हमने जो एलिमेंट्स है उसको अरेंज किया था बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। और मेंडलीव ने क्या बोला था, एटॉमिक मास। बट मॉडर्न पेरियोडिक टेबल या मॉडर्न पेरियोडिक लॉ क्या है कि आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ आवर एटॉमिक नंबर। उसके बाद इसमें हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स, उनको जिन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है, वो कितने थे हमारे पास टोटल 18, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रोज हमारे पास कितनी थी 7, और उनको हम क्या बोलते हैं पीरियड्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पेरियोडिक टेबल है। अगर आप लोग इस पेरियोडिक टेबल को समझ लेंगे, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो ये जो आप लोगों के पास पूरा चैप्टर है इसको करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप लोगों के पास ये 7 पीरियड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो ये आप लोगों के पास 7 पीरियड्स हैं, हॉरिजॉन्टल रोज हैं आप लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास ये कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन एंड 18। अच्छा, यहाँ पे ना एक और भी चीज आप लोगों ने याद रखनी है ना, कि जो मॉडर्न आप लोगों के पास जो रिसर्च है उसमें जो सब ग्रुप्स हैं उनको खत्म कर दिया गया है। मोस्टली हमारी बुक्स में जो पेरियोडिक टेबल बना था वहां पे लिखा होता है इसके साथ 1A 2A, उसके बाद फिर यहाँ पे ये 3A 4A, ठीक है। तो वो जो सब ग्रुप्स हैं उनको खत्म कर दिया गया। अब आप लोगों के पास डायरेक्टली जो 1 से 18 तक के आप लोगों के पास वो ग्रुप्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास ये जो पोर्शन है आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास है मेटल्स, ठीक है। ये भी आप लोगों के पास मेटल्स, फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप है आप लोगों के पास मेटल, ठीक है। ये फिर आप लोगों के पास जो 3 से लेकर 12 तक ये ट्रांजिशन मेटल्स हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास ये जो 13 ग्रुप है, यहाँ पे कुछ मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों के पास ये जो 14 15 16 17 ग्रुप्स ये नॉन मेटल हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास ये जो 18 ग्रुप है ये कि आप लोगों के पास नोबल गैस है। अब ये चीज मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब हम इस आगे जाके डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना, कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये मेटल थे, देन आप लोगों के पास मेटलॉइड, और मेटलॉइड के बाद फिर आप लोगों के पास कौन आ जाएंगे, प्योरली नॉन मेटल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि आगे जाके हम जो डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसमें हम ये चीज को ये चीज हमारे काम आएगी, ठीक है। हम देखेंगे कि इस चीज का क्या रोल है, कि यहाँ पे मैं क्यों आप लोगों को बता रहा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फर्स्टली हमारे पास ये मेटल्स हैं, देन फिर आप लोगों के पास मेटलॉइड्स आएंगे, और देन आप लोगों के पास क्या होंगे, वो नॉन मेटल्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें आप लोगों के पास, इसको इस ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, इसे फिर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। ये फिर आप लोगों के पास बोरोन फैमिली है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, ये आप लोगों के पास हेलोजन्स हैं, और लास्ट पे आप लोगों के पास क्या है, वो नोबल गैसेज है। यहाँ पे वही बात जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ये देखिए मेटल्स देन नॉन मेटल्स, ठीक है। आप लोगों के पास फिर आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ मेटलॉइड्स हैं, ये आप लोगों के पास जो पोर्शन है ये मेटल्स, ठीक है। फिर ये जो आप लोगों के पास यहाँ पे ये जो ब्लैक से यहाँ पे इसको ड्रॉ किया गया है, ये कुछ मेटलॉइड्स हैं, और फिर आप आगे आप लोगों के पास क्या है, वो प्योरली नॉन नॉन मेटल्स हैं आप लोगों के पास।
उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने कुछ ब्लॉक्स बनाए, ठीक है। उन ब्लॉक्स में हमारे पास एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक हमारे पास वही अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। पी ब्लॉक में आप लोगों के पास जो नॉन मेटल्स है वो आती हैं, ठीक है। डी ब्लॉक में आप लोगों के पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो आते हैं, और एफ ब्लॉक में आप लोगों के पास जो है वो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आते हैं। यहाँ पे आप लोग एक कंपैरिजन देख लें, एक समरी देख लें, मेंडलीव वर्सेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव इसने किस तरह पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया था बाय ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह आप लोगों के पास अरेंज है बाय ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। उसके बाद हैंडलिंग ऑफ आइसोटोप्स, मेंडलीव ने कुछ नहीं था बताया इसके बारे में, और लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऑल आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर। नोबल गैसेस कोई नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, और उसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 आप लोगों के पास इंक्लूड किया गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नॉट कंसीडर्ड, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोगों के पास बेसिस ऑफ ब्लॉक एंड पीरियोडिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है अगेन यहाँ पे ये प्रोडक्ट टेबल देख लें आप लोग, ठीक है। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आप लोगों के पास यहाँ पे ये मेटल्स, ठीक है। देन आप लोगों के पास ये ट्रांजिशन मेटल्स, ये आप लोगों के पास एस ब्लॉक है, ठीक है। ये आप लोगों के पास ये डी ब्लॉक है, ठीक है। देन फिर आप लोगों के पास कुछ मेटलाइड्स आएंगे, देन फिर आप लोगों के पास नॉन मेटल्स आएंगे, ठीक है। और ये आप लोगों के पास जो टू सीरीज, एक को हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज और एक को हम क्या बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। अब आप लोगों के पास ना कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं आप लोगों की बुक में जो डिस्कस की गई हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं, एक्सप्लेनेशंस क्या है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, इसको हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस को वो करने से पहले मैं आप लोगों के पास एक सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप लोगों को इनके जो ट्रेंड्स हैं उनको लिखने में बड़ी आसानी होगी। मोस्टली बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन होती है कि सर इसके ट्रेंड्स किस तरह लिखने हैं, कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होगा या डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या होगा। तो आप लोग अगर ये इन पॉइंट्स को समझ लेंगे तो आप लोग किसी भी इनमें से जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उसके जो ट्रेंड्स है आप लोग खुद ब खुद लिख सकते हैं। द पीरियोडिक ट्रेंड्स लाइक एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and electron affinity are influenced by four major factors. These are the hidden hands shaping the behavior of a atom. अब उन फोर फैक्टर्स को हम वन बाय वन करके क्या करते हैं वो डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या थी? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और एक एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके पास क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। अच्छा, जब भी हम किसी भी प्रॉपर्टीज की ट्रेंड की बात करेंगे, लाइक मैं कहता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताएं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का बताएं, एटॉमिक रेडियस का बताएं ट्रेंड, तो टू कंडीशंस होती हैं आप लोगों के पास। एक होती है अक्रॉस अ पीरियड, सेकंड होती है डाउन द ग्रुप। अक्रॉस द पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, और डाउन द ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। अब आप लोगों ने यही चीज को, बस इस कंसेप्ट को याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर पे एटॉमिक नंबर क्या होगा, और टॉप टू बॉटम जाते हुए हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये क्या उसकी कंडीशन होगी। ठीक है, जब आप लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो आप लोगों के पास जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग उस कंडीशन को नहीं समझेंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आप लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, वो इंक्रीज नहीं होंगे, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होगा। और जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो आप लोगों के पास प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, और जब प्रोटॉन इंक्रीज होगा, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होंगे आप लोगों के पास, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, वो इंक्रीज होगा। इन सिंपल वर्ड्स आप लोगों ने ये याद रखना है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर आप लोगों के पास इंक्रीज होगा। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब कि प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। अब जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा आप लोगों के पास, तो जो न्यूक्लियर पुल है, या जो न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो उसका अट्रैक्ट करना है उसने इलेक्ट्रॉन को, वो ज्यादा होगी या कम होगी? सिंपल, वो आप लोगों के पास वो ज्यादा होगी। ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रोंगली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। सेकंड केस, अब आप लोगों के पास आ जाए टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम भी आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस वही जो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोग उसको नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
टॉप टू बॉटम आते हुए हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, और जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, बेशक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो जो उसका पुल है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी साथ साथ क्या होते जा रहे हैं, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप लोग इस चीज को इस तरह समझ लें, ये आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल एक एटम है, ठीक है, ये आप लोगों के पास शेल्स है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये प्रोटॉन ज्यादा होते जा रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन आप लोगों के पास ज्यादा होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना क्या होगा, वो आसान होगा, क्योंकि आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ज्यादा है, और जो आप लोगों के पास यहाँ पे जो शेल्स हैं वो कम है। अगर आप लोग यहाँ पे शेल्स को इंक्रीज करते जाएं, बेशक आप लोगों के पास जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये देखें, अगर आप लोग शेल्स को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर बेशक इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो उसकी अट्रैक्शन है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स तक, वो क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, वो कम होगी, ठीक है। तो दो कंडीशंस यहाँ पे डेवलप हुई, ये आप लोगों ने इन सिंपल वर्ड्स याद रख लेनी है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए आप लोगों के पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आप लोगों के पास इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम आते हुए आप लोगों के पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद आप लोगों के पास है शील्डिंग इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज शील्डिंग? सबसे पहले तो ये कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है आप लोगों के पास, या ऐसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये ना आप लोग मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं लार्ज एटम्स में, जिनके नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल वही अभी मैं जो बातें कर रहा था, ये आप लोगों के पास में एक एटम है, ये आप लोगों के पास एक एटम है, ठीक है, ये इसके नंबर ऑफ शेल्स हैं, ठीक है, एक बड़ा एटम है आप लोगों के पास, ये इसके नंबर ऑफ शेल्स हैं। अब ना जो ये जो सबसे बाहर वाला जो शेल होता है, हमें पता है इसे क्या कहते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। अब आप लोगों के पास ना यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को ना आप लोगों ने देखना है, जो ये यहाँ पे ये न्यूक्लियस है ना, वो कितना उसे अट्रैक्ट कर रहा है, कितना अपनी तरफ पुल कर रहा है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताएं, यहाँ पे इसके दरमियान में, यहाँ पे जितने ज्यादा आप लोगों के पास, यहाँ पे दरमियान में आप लोगों के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ये क्या करेगा, उतना ये इलेक्ट्रॉन को कम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने कम होंगे उतना ये इसको ज्यादा कर सकेगा। इसी चीज को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। inner electrons shield the outer electrons from the full force of the nucleus, ठीक है। ये जो आप लोगों के पास न्यूक्लियस की जो फुल फोर्स जो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे लगनी थी, ठीक है, वो कम हो गई है। और कम क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे कुछ इनर शेल्स में कुछ इनर इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसकी वजह से वो क्या हो गई, वो कम हो गई। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगेन टू कंडीशंस, कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम आते हुए शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है। आप लोगों ने याद रखना, जब लेफ्ट टू राइट जाते हुए आप लोगों के पास जो शील्डिंग इफेक्ट है ना, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है, उस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं आता। लेकिन टॉप टू बॉटम आप लोगों के पास जाते हुए जो शील्डिंग इफेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स अभी हमने पीछे बात की है ना कि एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप आप लोगों के पास क्या होगा, या टॉप टू बॉटम क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से आप लोगों के पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये दो चीजें आप लोगों ने वो याद रख लेनी है। उसके बाद आप लोगों के पास थर्ड जो फैक्टर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं? इसका एक फार्मूला है आप लोगों के पास, Z-S। अब Z आप लोगों को पता है, इट इज अ सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल प्रोटॉन्स। S क्या है, S शील्डिंग कांस्टेंट, इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन, ठीक है। आप लोग इन दोनों को माइनस कर दें, और जो आप लोगों के पास वैल्यू आएगी ना, वो आप लोगों के पास क्या होगा, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे, ठीक है। अब आप लोगों के पास अगेन वही दो कंडीशंस, कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा, और टॉप टू बॉटम आते हुए उसके क्या होगा। लेफ्ट टू राइट जाते हुए आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट टू राइट जाते हुए अभी हमने पीछे बात की कि शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है आप लोगों के पास, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और अब जब इंक्रीज होगा तो वो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, जो उसका पुल है, वो भी इंक्रीज होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है।
और टॉप टू बॉटम आते हुए आप लोगों के पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद आप लोगों के पास जो फोर्थ है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये फैक्टर वैसे थोड़ा सा हायर लेवल पे आ जाता है, लेकिन आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लें। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल इफेक्ट reactivity and properties. Elements with similar outer shell configurations show similar chemical behavior. For example, all group 1 elements have a one valence electron highly reactive metals. In simple words आप लोग यहाँ पे ये याद रख लें, अभी हमने बात की है ना कि हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं एस पी डी एफ, तो वो हम क्यों किस बेस पे कह रहे हैं, क्योंकि एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो किस शेल में आएगा, आप लोगों के पास आएगा, वो किस सब शेल में आएगा, वो एस में आएगा। ठीक है, इस तरह पी ब्लॉक वाले के केस में पी में आएंगे। ठीक है, डी के केस में डी में आएंगे, और एफ के केस में वो क्या होंगे, वो एफ सब शेल में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, एस सब शेल आप लोगों के पास न्यूक्लियस के करीब होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, ठीक है, एज कम्पेयर टू पी, वो टफ होगा। इस तरह पी का और डी का कंपैरिजन करें तो पी में टफ होगा, डी में आसान होगा। इसी तरह फिर एफ में टफ होगा, डी में टफ होगा, और एफ में क्या होगा, वो आप लोगों के पास आसान होगा। और इस तरह सो ऑन आप लोगों के पास, ये चीज यहाँ पे आप लोगों ने बस इसको अंडरस्टैंड कर लेना, याद रख लेना। ओके, अब हम इन चारों फैक्टर्स को समराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, अभी हमने बात की कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आप लोगों के पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ शेल्स है वो रिमेन कांस्टेंट। जब आप लोगों के पास वो एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप लोगों के पास जो एटॉमिक रेडियस है, यानी जो एटम है, वो कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज क्या है, वो ज्यादा होगा। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो आप लोगों के पास क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, अब आप लोग मुझे बताएं क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जितनी स्ट्रोंगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ वो उसने पुल किया हुआ है, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। ठीक है, तो आप लोगों के पास आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, उसी उसके साथ साथ फिर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। तो ये आप लोगों के पास एक पूरी समरी है। इस समरी को आप लोग अंडरस्टैंड करके इसके ट्रेंड लिख सकते हैं। आगे जाके आप लोगों को और इसमें जो क्लैरिटी हो जाती है आप लोगों को। ओके, property first one is atomic radius, then ionization energy, then electron affinity. Atomic radius क्या है, what is the definition of atomic radius? Distance from the nucleus to outermost electron, इसे हम क्या बोलते हैं, atomic radius बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या आप लोगों के पास R। ठीक है, एक एग्जांपल कर लें आप लोग, फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन कर लें। और ट्रेंड, अच्छा यहाँ पे ट्रेंड आप, अब यहाँ पे एक एक वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग खुद इस ट्रेंड को एक्सप्लेन करें, अगर आप लोगों को पीछे वाले टॉपिक की समझ आ गई। अब देखें, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जी आप लोगों के पास जो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस कम होगा। क्यों कम होगा भाई? वो इसलिए कम होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आप लोगों के पास जो न्यूक्लियर चार्ज हमने क्या बोला था, वो इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है। जब वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो आप लोगों के पास जो एटम का साइज है वो क्या हो जाएगा, वो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। डाउन द ग्रुप वो कह रहा है जी क्या होगा आप लोगों के पास, इंक्रीज होगा। क्यों भाई इंक्रीज होगा? सिंपल सी रीजन आप लोगों को बताएं कि डाउन द ग्रुप जाते हुए आप लोगों के पास जो एटॉमिक नंबर है इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एनर्जी टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब आप लोगों के पास जो वैलेंस शेल है वहां से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे आप लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास एक एटम है। ठीक है, ये इसका आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास यहाँ पे इसका वैलेंस शेल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, आपने ना इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है। अब रिमूव करवाने के लिए आप लोगों को जो एनर्जी चाहिए होगी उसे आप लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब आप लोग मुझे खुद बताएं कि इसका ट्रेंड क्या होगा। लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, इंक्रीज। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब किसी चीज ने किसी चीज को जोर से पकड़ा हुआ है, तो वहां से उसको रिमूव करवाना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, आप लोगों को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड जाते हुए क्या होगी आप लोगों के पास, ज्यादा होगी। और डाउन द ग्रुप क्या होगी आप लोगों के पास, कम। कम क्यों होगी? क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज
जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। वही जो हमने पीछे फैक्टर्स पढ़े हैं ना, उन फैक्टर्स को वो वन बाय वन आप लोग एक्सप्लेन कर दें बस, ठीक है। और इन तीनों का जो आप लोगों के पास जो ट्रेंड है वो सेम है। उसके बाद आप लोगों के पास है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन आइसोलेटेड एटम। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मोस्टली ना आप लोग इस चीज को याद रख लें, ये जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे लिखी भी हुई है क्लोरीन की। अब आप लोगों को पता है क्लोरीन के जो वैलेंस शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो अपने वैलेंस शेल में क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन उसके शेल में आएगा तो वो कुछ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, ठीक है। अगेन ट्रेंड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इट मींस जब कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो जो न्यूक्लियस है उसको ज्यादा स्ट्रांगली उसको अपनी तरफ क्या कर सकेगा, अट्रैक्ट कर सकेगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास लेफ्ट राइट जाते हुए आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, वो उसका आर्डर क्या होगा, वो ज्यादा होगी उसकी एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। और डाउन द टॉप टू बॉटम जाते हुए आप लोगों के पास क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। या आप लोग इन सेकंड सेंस ये कह सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आप लोगों के पास वो मोर नेगेटिव होगी, ठीक है, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और आप लोगों के पास डाउन द ग्रुप जाते हुए आप लोगों के पास क्या होगी, वो लेस नेगेटिव होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास कि जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, वो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होती है वो आप लोगों के पास पॉजिटिव होती है। वो क्यों होती है, इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे अगेन आप लोगों के पास एक पूरी समरी है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड आप लोगों के पास कम हो रहा है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है, क्यों, वो आप लोगों को पता है, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आप लोगों के पास अक्रॉस द पीरियड क्या होगी, वो ज्यादा होगी, ठीक है। डाउन ग्रुप आप लोगों के पास या टॉप टू बॉटम आते हुए आप लोगों के पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आप लोगों के पास क्या कम होगी, या आप लोग इसे बोलें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज अ लेस नेगेटिव। उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों के पास है मेल्टिंग वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डेफिनेशन देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आप लोगों के पास वो टेम्परेचर जहां पे एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है, उसे हम लोग का क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न इनटू अ गैस, ठीक है। मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे आप लोगों के पास एक लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू हो जाए, हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास एक्सप्लेनेशन में क्या आप लोग लिखेंगे, डिपेंड ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोग एक चीज को आप लोग अंडरस्टैंड कर लें कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों आप लोगों के पास ये किस चीज पे डिपेंड, किस चीज पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, आप लोगों ने उसको ब्रेक आउट करना है, उसको तोड़ना है। अब आप लोग जब उसको तोड़ेंगे तो ये डिपेंड करेगा कि उसके दरमियान जो बॉन्ड है या कोई भी बॉन्डिंग फोर्स है वो कितनी स्ट्रोंग है। जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी उतनी आप लोगों को वो ज्यादा मुश्किल से वो टूटेगा, और जितनी कम स्ट्रोंग होगी उतना वो ज्यादा इजीली आप लोगों के पास टूट जाएगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इसी चीज पे डिपेंड करते हैं कि वो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है या जो बॉन्डिंग फोर्स है या जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कितनी स्ट्रोंग है। जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी उतना वो आप लोगों के पास आप लोगों के पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जितनी वो कम होगी उतना आप लोगों के पास क्या होगा, वो कम स्ट्रोंग होंगी उतना आप लोगों के पास जो बॉइलिंग और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अब हमें आप लोगों को इस चैप्टर के करते हुए आप लोगों के माइंड में एक पूरा स्केच होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का। स्टार्ट हमने कहाँ से कर रहे थे, मेटल से, अल्कली मेटल्स, देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। फिर आप लोगों के पास वो बोरॉन, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, फिर हैलोजेंस, ठीक है, ये आ जाते हैं। अब आप लोगों के पास पूरे प्रोडक्ट टेबल में ना जो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना उनके दरमियान जो बॉन्डिंग फोर्सेस है ना वो भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, ठीक है। इसलिए इसमें आप लोगों को जो इसका ट्रेंड है ना उसमें बड़ी वेरिएशंस नजर आती है कि कहीं पे आप लोगों के पास, आप लोगों की बुक में ना दो ग्राफ भी बने हुए हैं कि कहीं पे वो एकदम से आप लोगों के पास हाई हो रहा है, देन वो एकदम से लो हो गया, देन फिर हाई हो गया। तो ये आप लोगों ने कुछ जो वेरिएशंस है इनको आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे ना मैंने इसको समराइज करके ना
कि ग्रुप 1 में आप लोगों के पास उसका ट्रेंड क्या होगा, ग्रुप 2 में क्या है, फिर देन ग्रुप 13 क्या है, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ठीक है, 16, 17, 18 में इसका क्या ट्रेंड होगा। तो आप लोगों ने ये जो टेबल है ना इसको याद कर लेना है और फिर इसी को ही आप लोगों ने अपने वो इससे सेंटेंस बना लेने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन बार बार मैं प्रेडिक्टेबल आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में पूरा एक स्केच हो प्रेडिक्टेबल का, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अगर प्रेडिक्टेबल का पता होगा देन ही आप लोग इस पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, अदरवाइज आप लोगों को इस चैप्टर को समझना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है ऑक्सीजन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट किसे कहते हैं? इन केमिस्ट्री द ऑक्सीजन स्टेट और ऑक्सीजन नंबर इज द हाइपोथेटिकल चार्ज ऑफ एन एटम if all of its bond to other atoms are fully ionic. It describe the degree of oxidation. ऑक्सीजन आप लोगों को पता है, ऑक्सीजन और रिडक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। ऑक्सीजन हम किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of an atom in a chemical compound, or conceptually you can say the oxidation state may be positive, negative or zero. ओके एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को चीज़ों की समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं कंपाउंड का नाम लिखता हूँ NaCl। अब मैं NaCl में अगर मैं बात करूं सोडियम की, आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है? तो आप लोग बोलेंगे इसकी +1 है, ठीक है। और क्लोरीन की आप लोगों के पास क्या है? वो -1 है, ठीक है। ये ये नंबर हमने क्यों असाइन किया, किस बेस पे असाइन किया? ये हमने असाइन किया है ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब किसी एलिमेंट की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको हम -1 दे देंगे, और जिसकी कम होगी उसे हम क्या दे देंगे? +1 दे देंगे, क्योंकि -1 का मतलब ये है कि वो अपनी तरफ बॉन्ड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो अपनी तरफ उसको कम अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन स्टेट, या इसको क्या बोलते हैं? उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। सिंबल इसका क्या यूजुअली रिटन एज अ सुपरस्क्रिप्ट आफ्टर द एलिमेंट लाइक दिस वन। सोडियम को देखें यहाँ पे Na+1 O-2 Fe+3Cl-1, ठीक है। या सिंपली आप लोग ये कह सकते हैं कि या तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जब वो एटम को लॉस करे, या लॉस करे आप लोग कह लें कि, या आप लोग ये चीज बोलें कि वो उसकी तरफ से बॉन्ड जो है वो आप लोगों के पास ज्यादा पुल होगा टुवर्ड्स अदर एटम, ठीक है। और नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट का बोलेंगे जब कोई एटम उसको बॉन्ड को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या आप लोग क्या बोलेंगे? जब उसने एटम्स को क्या किया? वो गेन किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया? वो गेन किया, ठीक है। जैसे अभी मैंने NaCl की आप लोगों को एग्जांपल बताई है। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है, एग्जांपल कर लेनी है, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने बता देना है इसका जो ट्रेंड क्या है आप लोगों के पास, ठीक है। हम जब जनरली प्रेडिक्टेबल की बात करते हैं ना, तो जो हमारा लेवल है इस लेवल पे हम मोस्टली जो बात करते हैं वो जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 2 देन 13 14, ठीक है। दरमियान में जो ग्रुप्स हैं ना, ग्रुप 3 4 5 6, मोस्टली हम उनकी बात नहीं करते क्योंकि हमारे पास उन ग्रुप्स में बड़ी बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जस्ट इन ग्रुप्स की बात करते हैं। ग्रुप 1 की आप लोगों ने बता देना है कि कॉमन ऑक्सीजन स्टेट +1 होती है जो अल्कली मेटल्स हैं। ग्रुप 2 के केस में आप लोगों के पास वो +2 होगी, ठीक है। फिर ग्रुप 13 के केस में +3 है। ग्रुप 14 में +4 भी होती है और +2 भी है आप लोगों के पास। ग्रुप 15 में -3 और -3 भी हो सकती है, +3 भी, +5 भी, ठीक है। ग्रुप 16 आप लोगों के पास जिसे हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, उसमें ये आप लोगों के पास आप लोगों को ऑक्सीजन स्टेट मिलेगी। यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों ने याद रखना है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट मोस्टली आप लोगों को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? आप लोगों को वो -2 मिलेगी। -1 भी होती है लेकिन मोस्टली आप लोगों को -2 मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 17 में कौन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट है, और ग्रुप 18 इनकी तो आप लोगों को पता है नोबल गैसेज दे आर इनर्ट, और अब इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, तो इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो क्या होगी? वो या ऑक्सीजन नंबर क्या होगा? वो आप लोगों के पास वो 0 होगा। उसके बाद स्टूडेंट आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? The amount of energy released when 1 mole of gaseous ion is surrounded by a water molecules to form hydrated ions. अच्छा, इसका मतलब क्या है अब आप लोगों के पास? फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये एक बीकर है, ये इसमें आप लोगों के पास यहाँ पे ये वाटर है। आपने क्या किया? 1 मोल आयन लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये बात करूँ जी लिथियम के लिए, ठीक है। इस लिथियम के जो 1 मोल आयन लेके ना आप लोगों ने इस वाटर में इसको क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। जब आपने इसको डिसॉल्व किया तो यहाँ से ये कुछ एनर्जी को रिलीज करेंगे, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, सिंपल।
ठीक है। और आप लोगों को पता है जब एनर्जी रिलीज होगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी इज रिलीज, डेल्टा एच इज नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एच का क्या मतलब होता है, जिसे हम इंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने एक साथ एक एग्जांपल कर लेनी है, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द गैसियस lithium, sodium, cesium are respectively 520, 405 and 265 kilojoule per mole। ओके, उसके बाद आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के पास जो हाइड्रोजन एनर्जी है ना, ये डिपेंड करती है चार्ज ऑन आयन। ठीक है, मतलब जो आप लोग आयन ले रहे हैं उस पे चार्ज को क्या है और उसका साइज क्या है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स हम इसे कहते हैं चार्ज टू साइज रेशियो पे आप लोगों के पास क्या करती है वो हाइड्रोजन एनर्जी क्या करती है वो डिपेंड करती है। जितना चार्ज आप लोगों के पास ज्यादा होगा उतनी उस एनर्जी की जो वैल्यू वो भी आप लोगों के पास क्या होगी, वो ज्यादा होगी। और जितना उस आयन का साइज छोटा होगा उतनी आप लोगों के पास जो हाइड्रोजन एनर्जी है वो भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ, जितना चार्ज ज्यादा, ठीक है। अब आप लोग इसी बात से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब एक आयन है ना, अगर उस पर जितना चार्ज ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल एक आयन है उस पर 2+ चार्ज है, ठीक है, एक आयन है उस पर 3+ चार्ज है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं किस आयन का जो साइज है वो छोटा होगा, ठीक है, तो किस आयन का साइज छोटा होगा, +3 वाले का। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जो न्यूक्लियस है, जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ जो अट्रैक्ट है वो ज्यादा करेगा। बात की समझ आ रही है या नहीं आ रही? फॉर एग्जाम्पल एक जगह है ना आप लोगों के पास, वहां पे अगर आप लोगों के पास 5 पर्सन है तो उसमें से अगर 2 निकल गए और बाकी 3 को एक पर्सन अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी तरह अगर वहां से 3 निकल गए, फिर कितने रह जाएंगे पीछे, तो 2। तो 2 को अट्रैक्ट करना ज्यादा आसान है या 3 को? तो इसलिए यहाँ पे जो जो 3 वाला है ना, इस आयन का जो आप लोगों के पास साइज है वो क्या होगा, वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, यहाँ पे ये देख लें, मैग्नीशियम हैज मोर हाइड्रोजन एनर्जी देन सोडियम। अब आप लोगों से कोई पूछे जी मैग्नीशियम के क्यों हाइड्रोजन एनर्जी ये ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इस पे 2+ चार्ज है। एक तो इस पे चार्ज ज्यादा है, और जब चार्ज ज्यादा होगा तो साइज आप लोगों के पास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसी तरह लिथियम हैज मोर देन सोडियम। ठीक है, क्यों भाई? हालांकि अब यहाँ पे चार्ज तो सेम है। अब जब चार्ज सेम होगा तो फिर सेकंड आप लोगों ने जो फैक्टर है उस पर डिसाइड करना है कि किसकी हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है। अगर मैं यहाँ से आप लोगों से पूछूं जी लिथियम की क्यों ज्यादा है, तो लिथियम की इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसका जो साइज है वो कम होगा, और पोटाशियम का जो साइज है वो क्या होगा, वो आप लोगों के पास वो बड़ा होगा, लार्ज होगा। इसलिए लिथियम की यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, वो हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगी, और पोटाशियम की क्या होगी, वहाँ पे वो कम होगी। ठीक है, उसके बाद अब ट्रेंड आप लोगों के पास यही है कि जो चार्ज डेंसिटी जैसे जैसे ज्यादा होगी, हाइड्रोजन एनर्जी आप लोगों के पास क्या होगी, वो ज्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोगों के पास है हेलाइड्स। हेलाइड्स क्या है? हेलाइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन ये आते हैं आप लोगों के पास। कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स स्पेशली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी, बाइनरी वर्ड का क्या मतलब होता है कि दो चीजें आप लोगों के पास कंबाइन हो रही हैं। ठीक है, एक तरफ से हैलोजेंस और दूसरी तरफ से कोई मेटल्स या वो नॉन मेटल भी हो सकता है। जब ये कंबाइन करेंगे तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा आप लोगों के पास, उसे आप लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हेलाइड्स बोलेंगे। ठीक है, दे आर नेम्ड आफ्टर द हैलोजन इन्वॉल्व। जैसे अगर फ्लोरीन इन्वॉल्व है तो फ्लोराइड्स, क्लोरीन इन्वॉल्व है तो क्लोराइड्स, ब्रोमाइड ब्रोमीन इन्वॉल्व है तो ब्रोमाइड्स, इसी तरह आयोडीन इन्वॉल्व है तो आयोडाइड्स। इसका जो जनरल फार्मूला आप लोगों के पास वो है mx या MXN। M क्या होगा, मेटल या कोई नॉन मेटल, और X आप लोगों के पास क्या होगा, कोई भी हैलोजन, जो इसमें से कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है अब इनकी टाइप्स। टाइप्स कौन कौन सी है हमारे पास हेलाइड्स की? टाइप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज को शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने ना फर्स्ट ईयर में बॉन्ड्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये टाइप्स थी आप लोगों के पास। इसमें जो फर्स्ट टू हैं, मुझे काइंडली वो तो बताएं कि आयनिक बॉन्ड किन दो चीजों के दरमियान बनता है। ठीक है, किन दो एलिमेंट्स के दरमियान बनता है? आयनिक बॉन्ड आप लोगों के पास एक तरफ से एक मेटल होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ से क्या होगा आप लोगों के पास, एक नॉन मेटल। तो इन दोनों के दरमियान आप लोगों के पास कौन सा बॉन्ड बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि एक मेटल ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल उसे गेन कर लेगा, तो उसे आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, वो एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा।
दूसरा था आप लोगों के पास कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किन दो के दरमियान बनता है? उस केस में आप लोगों के पास दोनों क्या थे? नॉन मेटल। ठीक है, एक तरफ से भी नॉन मेटल, दूसरी तरफ से भी नॉन मेटल, और दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती थी, और शेयरिंग के बाद हमारे पास एक बॉन्ड बनता था जिसे हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते थे। अच्छा, ये चीज मैं अब आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे ये देखें, हेडिंग को अंडरस्टैंड कर लें, आप लोग खुद इसकी डेफिनेशन बना लेंगे। आयनिक हैलाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये चीज समझें, हैलाइड बजाते खुद क्या है? अभी मैं इसलिए तो आप लोगों को बार बार कह रहा था कि पीरियोडिक टेबल को समझें। अब आप लोगों के पास जो पीरियोडिक टेबल में हमने हैलाइड्स, उसको क्या बोला था? दीज आर नॉन मेटल। अगर ये नॉन मेटल है और अगर आयनिक हैलाइड बननी है, तो दूसरी तरफ से कौन सी चीज आएगी और ये कंबाइन करके आप लोगों के पास आयनिक हैलाइड बन जाएंगे? तो आप बोलेंगे ये खुद तो नॉन मेटल है, तो दूसरी तरफ से कोई मेटल आएगा तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो यही तो है बेटा। ठीक है, यहाँ पे देख लें, फॉर्म बिटवीन मेटल्स यूजुअली ग्रुप 1 एंड 2। आप लोगों को पता है 1 और 2 ग्रुप आप लोगों के पास क्या होता है? वो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स और अल्काइन अर्थ मेटल्स। उनके साथ जब इसकी बॉन्डिंग होगी तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? आयनिक हैलाइड बन जाएंगे, सिंपल। ठीक है, मेटल्स लॉसेस इलेक्ट्रॉन, और हैलोजन क्या कर लेंगे? उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी अगर आप लोगों को आयनिक बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज अगर आप लोगों को याद हो, तो ये ऑलमोस्ट उससे मिलती जुलती प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और इन सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, और उसकी एग्जांपल आप लोगों के पास NaCl, KBr, ठीक है, CaCl2, MgF2, तो ये आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद है कोवेलेंट हैलाइड्स। अब आप लोग खुद इसकी डेफिनेशन बनाएं। ठीक है, खुद बनाने की कोशिश करें। कोवेलेंट हैलाइड किस तरह बनेंगे भाई? हैलोजन खुद क्या है? नॉन मेटल। दूसरी तरफ से कौन आए तो कोवेलेंट बनेगा बॉन्ड? दूसरी तरफ से भाई सारा कोई नॉन मेटल आना चाहिए, तो फिर ही तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है भाई, दूसरी तरफ से भी कोई नॉन मेटल आएगा और कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखे फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, ये हैलोजन के साथ मिलेंगे तो आप लोगों के पास कोवेलेंट हैलाइड बन जाएंगे। ठीक है, बॉन्डिंग वही आप लोगों को पता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग होगी। उस केस में ट्रांसफर था, इस केस में शेयरिंग हो जाएगी। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज बता दें। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू आयनिक। ठीक है, उसके बाद पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैन बी लिक्विड और गैसेज, एग्जांपल CCl4, PCl3, SiCl4, ये आप लोगों ने एग्जांपल्स बता देनी है। उसके बाद आप लोगों के पास है पॉलीमेरिक हैलाइड्स। पॉलीमेरिक हैलाइड्स के केस में क्या होगा आप लोगों के पास? ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स आर मेटलॉइड्स इन हाईली ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, दो केस तो हमारे पास हो गए हुए थे, या तो वो मेटल्स के साथ मिलेंगे इन केस ऑफ आयनिक, या वो नॉन मेटल के साथ मिलेंगे इन केस ऑफ कोवेलेंट। तो थर्ड कंडीशन एक ही बचती है जिसमें मेटलॉइड्स बच जाते हैं। मेटलॉइड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होते हैं, कि जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या होती हैं? वो इंटरमीडिएट होती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बता देना। नेटवर्क लाइक वेयर एटम्स आर ब्रिज्ड बाय हैलोजन एटम। फर्स्ट टू आप लोगों के पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी जस्ट आप लोग एक डेफिनेशन कर लें, एक दो प्रॉपर्टी कर लें। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे इसकी ये एक एग्जांपल कर लें। ठीक है, उसके बाद इसका ट्रेंड है। अगर तो आप लोगों को जो मैंने ये आयनिक और कोवेलेंट का कंसेप्ट दिया है, अगर तो आप लोगों को इस बात की समझ आ गई है, तो फिर आप लोग इसका ट्रेंड खुद लिख लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूंगी जी आयनिक हैलाइड का ट्रेंड क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे कि जी जब हम लेफ्ट टू राइट आते हुए, लेफ्ट पे आप लोगों के पास मोस्टली आयनिक हैलाइड बनेंगे, और जब आप लोग राइट की तरफ मूव करेंगे, क्यों? क्योंकि जब राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो मेटल से आप किस तरफ जा रहे हैं? नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पे फिर आप लोग जब नॉन मेटल आ जाएंगे तो फिर आप लोगों के पास कौन से हैलाइड बनेंगे? कोवेलेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो यही सिंपल आप लोगों ने इसके ट्रेंड में बता देना है। ठीक है, उसके बाद अगेन ये नॉन मेटल्स राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास आयनिक हैलाइड बना रहे हैं वो। ठीक है, और राइट साइड पे वो क्या बना रहे हैं? वो कोवेलेंट हैलाइड बना रहे हैं, और दरमियान में वो क्या बना रहे हैं? वो पॉलीमेरिक हैलाइड्स बना रहे हैं आप लोगों के पास। नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक आप लोगों के पास हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स क्या होंगे? ये भी बाइनरी कंपाउंड है, सेम लाइक हैलाइड्स। उस केस में, हैलाइड के केस में, फर्स्ट एलिमेंट कोई हैलोजन, और सेकंड कोई अदर एलिमेंट जो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, और मेटलाइड भी हो सकता है। तो सेम मेथड यही कर ले। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि आप लोगों के पास फर्स्ट एलिमेंट खुद हाइड्रोजन, और सेकंड एलिमेंट क्या होगा आप लोगों के पास? कोई भी अदर एलिमेंट, वो मेटल भी हो सकता है, कोई नॉन मेटल भी हो सकता है,
और कोई मेटलाइट भी हो सकता है, ठीक है। इसका भी वही आप लोगों के पास जनरल फार्मूला कि वेयर ई इज एन एनी एलिमेंट और एच क्या होगा आप लोगों के पास हाइड्रोजन होगा। अच्छा, यहाँ पे एक आप लोग एक चीज को अगर आप लोग समझ लें तो आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज भी खुद लिखेंगे, फिर इसके ट्रेंड भी आप लोगों ने खुद ही देखने हैं। हाइड्रोजन खुद क्या है? हाइड्रोजन खुद एक नॉन मेटल है। अब मैं आप लोगों से पूछूं, जब अगर ये आयनिक हाइड्राइड्स बनेंगे तो वो किस तरह बनेंगे? आप लोग बोलेंगे सर ये तो खुद नॉन मेटल है, तो फिर ये किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाए तो ये आयनिक बना देगा। और मैं पूछूं अगर कोवलेंट किस तरह बनाएगा, तो आप बोलेंगे ये खुद नॉन मेटल है, किसी और नॉन मेटल के साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो कोवलेंट बना देगा। तो यही बता देना बस आप लोगों ने, क्या मुश्किल है इसमें, ठीक है। आयनिक आयनिक किस तरह बनेंगे, वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी, पीछे भी हमने बात की कि ग्रुप 1 और 2 मेटल्स हैं, ये खुद क्या है? नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल मिलेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। वही बात बस आप लोगों ने बता देनी है कि जी फॉर्मेशन किस तरह होगी, इसकी बॉन्डिंग क्या होगी, फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज आप लोगों ने याद रखना है, जो भी जहां भी आयनिक बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जब स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। वो आप लोगों के पास वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। इस तरह दो तीन आप लोगों ने बस वो प्रॉपर्टीज बता देनी है, फिर उसके बाद आप लोग इसकी एग्जांपल्स बता दें। अंडरस्टैंड? ओके। उसके बाद कोवलेंट। अब कोवलेंट किस तरह बनेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद आप लोग मुझे बताएं कोवलेंट किस तरह बनेगा। हाइड्रोजन खुद क्या है? नॉन मेटल। दूसरी तरफ से भी कोई नॉन मेटल आए, दोनों मिले तो क्या बन जाएगा? कोवलेंट हाइड्राइड बन जाएगा, सिंपल। उसकी डेफिनेशन बता दें, उसकी बॉन्डिंग बता दें, ठीक है, प्रॉपर्टी बता दें, और लास्ट में उसकी एग्जांपल्स बता दें। देन मेटेलिक या इंटरस्टिशियल और नॉन स्टिक्योमेट्री हाइड्राइड्स, वही बात कि जब आप लोगों के पास मेटल्स को हमने देख लिया, नॉन मेटल्स को देख लिया, तो दरमियान में जो पीरियोडिक टेबल का पोर्शन बचता है उसके साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे? मेटेलिक हाइड्राइड्स बोलेंगे, ठीक है। ये किससे बनेंगे? जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, या लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर बना दें, ठीक है, इसकी उसकी कोई एक दो प्रॉपर्टी बता दें, और साथ उसकी क्या आप लोग बता दें, एक कोई एक एग्जांपल बता दें। मेनली जो आप लोगों के पास मोस्ट इंपोर्टेंट है वो दोनों के केस में आयनिक और कोवलेंट ही है, ठीक है। जो थर्ड वन है उसकी जस्ट एक आप लोग को डेफिनेशन कर लें, अब उसके स्ट्रक्चर में कोई पॉइंट बता दें, प्रॉपर्टी में पॉइंट बता दें, और एग्जांपल बता दें। ट्रेंड ट्रेंड मैंने नहीं बताना, ट्रेंड आप लोगों ने खुद ही बताना है। मैं पूछूं जी आयनिक हाइड्राइड किस तरह बनेंगे, कहाँ से कहाँ किस तरफ बनेंगे, तो आप लोग बोलें जी लेफ्ट राइट, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो आप लोगों के पास मेटल पड़े हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। कोवलेंट कहाँ पे बनेंगे? कोवलेंट सर राइट साइड पे, क्यों? क्योंकि राइट साइड पे तो आप लोगों के पास वो नॉन मेटल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही तो बस आप लोगों ने फिर यहाँ पे बता देने हैं। और जो थर्ड हमारे पास था मेटालिक हाइड्राइड्स, ठीक है, या जिसे इंटरस्टिशियल बोल रहे हैं, वो कहाँ, वो कैसे बनेंगे? जब हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा? आप लोगों के पास जो ट्रांजिशन मेटल है या जो दरमियान में एलिमेंट्स हैं, यही बस आप लोगों ने बता देना है। उसके बाद आप लोगों के पास आप आ गया नेक्स्ट थर्ड, आप लोगों के पास जो टॉपिक है इसमें ऑक्साइड्स, ये भी आप लोगों के पास बाइंडिंग कंपाउंड है। इस केस में फर्स्ट वन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्साइड ऑक्सीजन से, ठीक है। और जो सेकंड होगा वो कोई भी मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड। अगेन वही बात को समझ लें पहले आप लोग कि ऑक्सीजन खुद क्या है? एक नॉन मेटल है, ठीक है। और इसने जब बॉन्ड किसी के साथ बनाना है तो ये मेटल के साथ बनाएगी या नॉन मेटल के साथ बनाएगी। इन केस ऑफ मेटल आप लोगों के पास वो आयनिक बॉन्ड होगा, और इन केस ऑफ नॉन मेटल वो आप लोगों के पास कोवलेंट होगा, ठीक है। ऑक्साइड्स आर, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, मैं आप आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ। ऑक्साइड्स आर बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद एन अदर एलिमेंट। ऑक्सीजन यूजुअली हैज अ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ -2, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन की मोस्टली आप लोगों को जो ऑक्सीजन स्टेट मिलेगी वो -2 मिलेगी, ठीक है। with metals or non-metals forming a wide variety of oxides from fiery bases to deadly acids, ठीक है। जनरल फार्मूला इसका आप लोगों के पास EXOY, where E is an alien element और O क्या होगा आप लोगों के पास वो ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अब पीछे तो हमने बात की थी ना आयनिक या कोवलेंट की, यहाँ पे आप लोगों ने बात करनी है बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। बेसिक वर्ड यूज करना है या एसिडिक वर्ड यूज करना है, आप लोग कंसेप्ट वही है। आप लोग इस तरह इसको भी याद रख लें कि जब ये मेटल्स के साथ ऑक्सीजन आप लोगों के पास रिएक्ट करेगी ना तो आप लोगों के पास बेसिक ऑक्साइड बनेंगे। तो जब मैं आप लोगों से पूछूं अगर वो एसिडिक फिर किस तरह बनेंगे, तो आप लोग बता दें। बेसिक के केस में वो मेटल के साथ रिएक्ट करके बेसिक बना रही है, तो एसिडिक के केस में वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके एसिडिक बना देगी, सिंपल, ठीक है। These are the base oxides formed by metals, especially from group 1 and group 2. They react with water to form bases. Also react with acid to form salt and water.
दीज आर आयनिक इन नेचर, मतलब यहाँ पे वही कंसेप्ट वही है कि ये क्या है, आयनिक इन नेचर है। क्यों भाई आयनिक इन नेचर है? क्योंकि ऑक्सीजन खुद क्या है, नॉन मेटल। बॉन्ड जिससे बना रहा है वो क्या है, मेटल। तो बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक होगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल कोई बता दें, यहाँ पे ये सोडियम ऑक्साइड की बता दें, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड। अब आप लोग मुझे खुद बताएं एसिडिक ऑक्साइड किस तरह बनेंगे। आप लोग बोलेंगे सर ऑक्सीजन खुद खुद क्या है, नॉन मेटल। बेसिक के केस में बेसिक ऑक्साइड किस तरह बने थे, जब ऑक्सीजन ने किसके साथ रिएक्ट किया था, मेटल के साथ। तो इस केस में दूसरा केस या दूसरी ऑप्शन फिर यही बचती है कि ये किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे। जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर क्या बन जाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड बन जाएंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों से पूछूं कि इनकी नेचर क्या होगी भाई, तो आप लोग बता दें। ऑक्सीजन खुद क्या है, नॉन मेटल। बॉन्ड जिससे बना रहा है वो क्या है, नॉन मेटल। तो नेचर क्या होनी है, वही नेचर होगी भाई, कोवलेंट होगी। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल बता दें फिर इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये इसकी कुछ एग्जांपल है। लास्ट वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वो ऑक्साइड्स हैं वो आप लोगों के पास, जो आप लोगों के पास जिनकी डुअल नेचर है, जो बिहेव करेंगे लाइक एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, और हमने बात की थी ना, फर्स्ट ग्रुप मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल, थर्ड मेटलाइट्स। तो इस केस में आप लोगों के पास जो एलिमेंट होंगे ना जिनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा वो मेटलाइट्स होंगे। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ी दफा आता है कि व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के केस में आप लोगों के पास ऑक्सीजन जिनके साथ बॉन्ड बना रहा है वो एलिमेंट क्या होंगे, वो मेटलाइट्स होंगे। बस इतनी सी चीज आप लोग याद रख लें। ठीक है, formed by a metallides and some transition metals do not react with water directly but shows dual behavior with acid and base। ठीक है, एग्जांपल आप लोगों के पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी दफा क्वेश्चन भी आता है कि जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, प्लीज एक्सप्लेन। तो फिर आप लोगों ने इसका आंसर ये लिखना होगा। ट्रेंड ट्रेंड मैंने नहीं बताने, अगेन ट्रेंड आप लोगों ने खुद ही करने हैं कि भाई ऑक्सीजन बेसिक ऑक्साइड पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे बनाएगा, लेफ्ट साइड पे बनाएगा, मिडल में बनाएगा, राइट पे बनाएगा। सबसे पहले तो बात ये कि बेसिक ऑक्साइड वो बनाता किस तरह है, जब वो किसके साथ रिएक्ट करे, मेटल के साथ। तो मेटल किस तरफ है आप लोगों के पास, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आते हुए ऑक्सीजन कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो आप लोग बोलेंगे फर्स्ट में तो वो बेसिक बना रहा है, लेकिन जब लेफ्ट राइट की तरफ आएगा तो वो कौन से बनाना शुरू कर देगा, एसिडिक। क्यों? क्योंकि वहां पे वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। अंडरस्टैंड। और फिर आप लोगों ने मेटलाइट्स का भी बता देना कि जब मेटलाइट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो एम्फोटेरिक बनाएगा आप लोगों के पास। तो यहाँ तक ये भी हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हमारे पास लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। आप लोगों के पास जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो क्या है आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल में। जब स्टार्ट में हमने बात की थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो दोनों के केस में जो उन्होंने हाइड्रोजन है ना उसको प्लेस किया था एट द टॉप ऑफ अल्कली मेटल्स। और अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो हमें हाइड्रोजन वहां पे नजर आते हैं। हालांकि अभी हमने बात की हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, लेकिन हमने इसको रखा कहाँ पे हुआ है, मेटल्स के ऊपर रखा हुआ है। ग्रुप वन क्या है आप लोगों के पास, मेटल है। ग्रुप टू भी क्या है, मेटल है। अब जो हाइड्रोजन की पोजीशन है ना वो डिबेटेबल है, डाउटफुल है। मतलब इसकी तीन ग्रुप्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल के, जिसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मिलती हैं। अब इनके साथ इनके कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंस भी हैं। ठीक है, अब इनको देखते हुए फिर साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम इसको कहाँ पे प्लेस करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने इसी तरह ही करना है कि वो जो तीन ग्रुप्स है ना उनके कुछ आप जो सिमिलरिटीज हैं उनको याद रख लें और जो डिफरेंसेस हैं उनको याद रख लें। और इसी तरह आप लोगों को फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि जी वो क्या देगा जी, फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल के साथ इसकी कौन सी सिमिलरिटीज है, कौन से डिफरेंस है वो बताएं, हेलोजन के साथ कौन से हैं। ठीक है, ग्रुप 14 के साथ कौन से हैं। ठीक है, तो ये बस आप लोगों ने इसमें बताने होंगे। Hydrogen is placed at the top of group 1 above alkali metal in the most periodic table, but it is a non-metal. It does not form basic oxide. ठीक है, अभी हमने बात की थी ना जब ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन से ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक।
लेकिन कह रहे हैं कि जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेसिक नहीं बनाता, ठीक है। एक ये भी आप लोगों के पास एक प्रूफ है कि भाई ये जो हाइड्रोजन है वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है आप लोगों के पास, ठीक है। इट शेयर प्रॉपर्टीज विद ग्रुप वन के साथ इस प्रॉपर्टीज को शेयर करता है, ग्रुप 17 के साथ करता है, ग्रुप 17 को हम हैलोजेंस बोलते हैं, एंड इवन ग्रुप 14 जिसे हम कार्बन फैमिली बोलते हैं इन सर्टेन केसेस। हेंस hydrogen is considered a rogue element or class of its own, often floating alone above the table like a solitary star। मतलब इन सिंपल यही है कि भाई वो आप लोगों के पास जो है ना वो उसकी एक अपनी क्लास है, उसे कोई पता नहीं कि कहाँ पे उसे हमने एडजस्ट करना है, वो बस फ्लॉट कर रहा है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास अल्कली मेटल्स इसकी कुछ आप लोगों के पास इसकी सिमिलरिटीज हैं। कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं जल्दी से हम देख लेते हैं। बोथ है वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिस तरह आप लोगों के पास हमने बात की ना कि जो अल्कली और अल्काइन मेटल्स है, अल्काइन अर्थ मेटल्स हैं वो एस ब्लॉक हैं, और एस में आप लोगों के पास उनका जो वैलेंस शेल है उसमें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी तरह आप लोगों के पास जो हाइड्रोजन है उसके भी उसका तो है ही एक ही शेल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा आप लोगों के पास। तो वो कह रहा है कि ये दोनों चीजें इन दोनों की सेम है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है। बोथ कैन लॉस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, ठीक है भाई। उसके बाद बोथ रिएक्ट विद हैलोजेंस टू फॉर्म बाइंडिंग कंपाउंड्स, ओके। बोथ फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 इन द पीरियोडिक टेबल इन मोस्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज इसकी अल्कली मेटल्स के साथ है। अब डिफरेंस क्या है। हाइड्रोजन इज सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि भाई हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन अल्कली मेटल्स क्या है वो आप लोगों के पास मेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप लोगों को पता है अगर हाइड्रोजन आप लोगों के पास नॉन मेटल है तो वो आप लोगों के पास क्या करेगा, वो मोस्टली आप लोगों के पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अल्कली मेटल्स क्या बनाते हैं वो तो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ गैस व्हाइल अल्कली मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन फॉर्म्स बोथ +1 एंड -1 आयन बट अल्कली मेटल्स फॉर्म ओनली +1 आयन, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होगा। हाइड्रोजन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर फॉर्म, अल्कली मेटल्स टू, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंस है किसके साथ, इसके अल्कली मेटल के साथ। उसके बाद अब आप लोग आ जाए हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन सा ग्रुप था, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ठीक है। और ये क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यही कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आप लोगों के पास हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है और हैलोजन भी क्या है, एक नॉन मेटल है। ये एक तो ये आप लोग यहाँ पे इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। बोथ कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, ठीक है। आप लोगों को पता है क्लोरीन जो हैलोजेंस है उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना वैलेंस शेल उसको कंप्लीट करने के लिए, और हाइड्रोजन को भी एक ही चाहिए होता है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। बोथ एक्सिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। उसके बाद बोथ फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स, क्यों, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है। हाइड्रोजन हैज अ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी लाइक हैलोजेंस, ओके। बोथ कैन रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। तो ये इनकी सिमिलरिटीज है। अब डिफरेंस क्या होंगे आप लोगों के पास। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हैलोजेंस, यस, क्योंकि हमारे पास हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। हाइड्रोजन डज नॉट फॉर्म कलर्ड गैसेज आर इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स, जिस तरह के हैलोजेंस आप लोगों के पास बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो नहीं इस तरह बनाते हैं। हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल हाइड्रोजन कैन बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। हैलोजन आप लोगों के पास क्या होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन क्या आप लोगों के पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एक बिग डिफरेंस है। Halogens have a p5 configuration, hydrogen has a 1s1, ठीक है। मतलब इसका जो वैलेंस शेल है वो p में आएगा और हाइड्रोजन का किस में आएगा, वो s में आता है। हाइड्रोजन कैन लॉस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H प्लस बट हैलोजेंस ओनली गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कुछ डिफरेंस हैं और कुछ सिमिलरिटीज हैं जो आप लोगों के पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने इसको इसी तरह ही उसमें मेंशन कर देना है। लास्टली आप लोगों के पास हाइड्रोजन वर्सेस कार्बन, ठीक है। सिमिलरिटीज बोथ फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लोगों के पास जो कार्बन फैमिली है वो भी एक नॉन मेटल है, ये याद रखना है। ये मैं बार बार चीजें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पक्की हो जाए, ठीक है। अगेन बोथ आर नॉन मेटल्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोजन एंड कार्बन फॉर्म अ वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स टुगेदर, ठीक है, जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। बोथ फॉर्म स्टेबल हाइड्राइड्स। बोथ कैन फॉर्म न्यूट्रल स्टेबल मॉलिक्यूल्स विद मल्टीपल एटम्स, ठीक है। अब डिफरेंसेस क्या है इनके। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन हैज ओनली 1, ठीक है। कार्बन कैन फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बट हाइड्रोजन ओनली 1, ठीक है। वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आप लोगों के पास हाइड्रोजन बनाता। कार्बन फॉर्म जॉइंट नेटवर्क्स, जिस तरह डायमंड के केस में था, ग्रेफाइट के केस में आप लोगों के पास बनता है, बट हाइड्रोजन डज नॉट। कार्बन हैज अ एलोट्रोप्स
हाइड्रोजन डज नॉट मतलब उसके हाइड्रोजन के आइसोटोप तो हैं लेकिन उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है आप लोगों के पास हाइड्रोजन की, ठीक है। कार्बन इज अ सेंट्रल टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोजन इज अ पार्ट बट नॉट द फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस थे किसके साथ, कार्बन ग्रुप के साथ, या जिसे हम ग्रुप 14 कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इन सब सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को इकट्ठा करूं तो एक तो जो मोस्ट इसमें से जो आप लोग पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ये होंगे आप लोगों के पास। इन सब के केस में आप लोग एक तो ये बता दें कि ये एक है मेटल है और एक नॉन मेटल है। फिर उसके बाद एक ये कॉमन पॉइंट आप लोग इसमें से निकाल सकते हैं कि जी इनके जो वैलेंस शेल है उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये एक आप लोग, उसके बाद आप लोग एक के केस में आप लोगों ने देखा ऑक्साइड्स वाला बता सकते हैं, हाइड्राइड वाला बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ दो तीन कॉमन पॉइंट्स हैं जो सब में कॉमन है, तो ये बता दें। और उसके बाद बाकी जो डिफरेंट पॉइंट है वो उनको आप लोग याद कर लें, उनको फिर आप लोग उसमें मेंशन कर दें। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये हमारा जो चैप्टर है ये खत्म हुआ। होपफुली आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आई होगी। फिर भी आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगा। जज़ाकल्लाह।